थ्योरी ऑफ एस टाइप थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग को एस टाइप थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर एस का मतलब है स्टिमुलस, एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस, यानी ये इस थ्योरी में जो स्टिमुलस है उसका रोल मेन है। स्टिमुलस इंपॉर्टेंट है इस थ्योरी में, ठीक है। स्टिमुलस के ऊपर बेस्ड है ये थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी इज बेस्ड ऑन स्टिमुलस, इसलिए इसे एस टाइप थ्योरी भी कहते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग को देने वाले जो थे वो थे इवान पावलोव और जेबी वॉटसन। इवान पावलोव और जेबी वॉटसन ने थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग दी थी। इन दोनों ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे, ठीक है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस के बारे में भी पढ़ेंगे उनके। सबसे पहले हम थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं जो आपके इन एक्सपेरिमेंट्स को समझने में मदद करेगी, इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा आपके। हम सबसे पहले पढ़ते हैं टाइप ऑफ एस। एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस एंड टाइप ऑफ आर। आर स्टैंड्स फॉर रिस्पॉन्स। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पढ़ा है ना हमने पहले, वही। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ एस, टाइप ऑफ स्टिमुलस एंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स। टाइप ऑफ रिस्पॉन्स, दो तरह के स्टिमुलस हैं हमारे, अनकंडीशनल स्टिमुलस एंड कंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस जो होता है आपका नेचुरल होता है, कंडीशनल स्टिमुलस आपका आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। उसी तरह से अनकंडीशनल रिस्पॉन्स आपका नेचुरल हुआ, कंडीशनल रिस्पॉन्स आपका आर्टिफिशियल होता है। समझ रहे हो आप? इसको ऐसे समझ लो आप कि जिस चीज़ में भी अनकंडीशनल आ गया, जिस चीज़ में भी अनकंडीशनल आ गया वो चीज़ आपकी नेचुरल होगी, चाहे वो कंडीशनल स्टिमुलस हो या या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स हो। जिस चीज़ में भी अनकंडीशनल आ गया वो चीज़ आपकी नेचुरल होती है, ठीक है। और जिस चीज़ में भी कंडीशनल आ गया, चाहे वो स्टिमुलस हो चाहे वो रिस्पॉन्स हो, वो चीज़ होगी आपकी आर्टिफिशियल। कंडीशनल रिस्पॉन्स हो गया चाहे कंडीशनल स्टिमुलस हो गया, कंडीशनल में वो चीज़ है आर्टिफिशियल, और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स या अनकंडीशनल स्टिमुलस होता है नेचुरल, ठीक है। अनकंडीशनल स्टिमुलस का या अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का एक एग्जांपल क्या हो सकता है? अनकंडीशनल स्टिमुलस का एग्जांपल ये हुआ कि कोई लड़की सामने से जा रही है, ठीक है। कोई अच्छी अट्रैक्टिव सुंदर सी लड़की आपकी एकदम आपके टाइप की लड़की आगे से जा रही है, उसको देख के आपकी नज़रें उसी की तरफ घूमती जा रही है, ठीक है। और इतनी ज़्यादा घूम गई कि आपने भावनाओं में बहकर एकदम भावुक होकर उसको देख के सीटी बजा दी। तो क्या हुआ? उस लड़की की सुंदरता, उस लड़की का सुंदर होना, वो हुआ आपके लिए अनकंडीशनल स्टिमुलस। वो चीज़ एकदम नेचुरल थी आपके लिए, ठीक है, वो हो गई अनकंडीशनल स्टिमुलस। और उसको देख के जो आपने सीटी बजा दी बिना सोचे समझे, वो हो गया आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। भले ही वो गलत करा, वो काम गलत था आपका, मगर वो हो गया आपका अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का एक एग्जांपल और क्या हो सकता है? जैसे माता पिता अपने बच्चों से प्यार करते हैं। दुनिया में सिर्फ माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से अनकंडीशनल प्यार करते हैं, बिना किसी उम्मीद के प्यार करते हैं। उनका बच्चा चाहे दुष्ट निकले, चाहे राक्षस निकले, चाहे कमीना निकले दुनिया का एक नंबर का, बट माता पिता ऐसे होंगे जो अपने बच्चे से अनकंडीशनल प्यार करेंगे, लड़के से लड़की से, दोनों से। सिर्फ माता पिता ही होते हैं, ठीक है। 99% केसेस में तो ऐसे ही होता है। और इसके अलावा जो आपके भाई बहन हो गए, या फिर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है। आप दोनों के बीच में चाहे कितना भी प्यार है, चाहे कितना भी लगाव है, मगर इस तरह के जितने भी रिश्ते होते हैं, चाहे भाई बहन के हुए, चाहे पति पत्नी के हुए, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के हुए, ठीक है, यहाँ तक कि कुछ दोस्तों के भी रिश्ते जो होते हैं वो कंडीशनल होते हैं। कंडीशनल का मतलब क्या हो गया? आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। कोई ना कोई कंडीशन पूरी हो रही होती है, कोई ना कोई शर्त पूरी हो रही होती है, तभी उसके एवज में ही वो रिश्ता टिक पाता है या आगे चलता है, ठीक। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का मतलब क्या हुआ? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स का एक एग्जांपल आपके माता पिता का बच्चों को प्यार करना, किसी माँ का अपने बच्चे को प्यार करना, वो। और कंडीशनल में क्या हो गया? किसी पति पत्नी के प्यार को मैंने कंडीशनल इसलिए कहा है, आर्टिफिशियल इसलिए कहा है, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन मैनी थिंग्स, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन कि हस्बैंड अर्न करता हो, ठीक है, हस्बैंड प्रोवाइड्स फॉर द फैमिली, ठीक है, वाइफ का ध्यान रखता हो, ठीक है। तो जैसे हस्बैंड से उम्मीद की जाती है, तो सेम चीज़ हस्बैंड भी वाइफ से उम्मीद करता है, ठीक है, कि वो उसके लिए लॉयल रहे, उसके बच्चों का ध्यान रखे, उसके घर बार को संभाले, उसके माता पिता का ध्यान रखे। तो कंडीशन है दोनों की, एक दूसरे के साथ कंडीशन है, ठीक है, म्यूचुअल कंडीशन है दोनों की। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा यहाँ पर, कोई कैसा कौन कैसा है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि दोनों की कंडीशन है, उस चीज़ में, उस रिश्ते में कंडीशन है। ऐसे ही भाई बहन के में भी ये होता है। चलो उसकी डिटेल में ज़्यादा न जाते हुए मैं बस आपको समझा रहा था कि एक अनकंडीशनल जो भी चीज़ होती है नेचुरल,
ठीक है। और कंडीशनल जो चीज़ होती है वो होती है आर्टिफिशियल। एक एग्जांपल आप इसका और समझ सकते हैं कि मान लो किसी लड़के के लिए रिश्ता आता है, ठीक है, तो लड़की वालों की डिमांड है कि लड़का वेल सेटल्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए, घर वाले अमीर होने चाहिए, लड़के के ज़्यादा भाई बहन नहीं होने चाहिए, ठीक है, मतलब रिच फैमिली होनी चाहिए। तो ये लड़की वालों की डिमांड है भाई। तो डिमांड क्या है? डिमांड होगी उनकी कंडीशनल, ठीक है, कंडीशनल डिमांड होगी। और लड़का भी चालू है, लड़का भी कहता है भाई लड़की सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, लड़की के घर वाले भी अमीर होने चाहिए, एटलीस्ट मेरे को 15-20 लाख की गाड़ी दें शादी के टाइम पे, 15-20 लाख की मेरे को कैश दे अलग से, ठीक है, और बाकी घर का सामान दे। और जब उसकी ये वाली कंडीशन पूरी होगी तो वो अपना एक कंडीशनल रिस्पॉन्स भी दे देगा। जब उसको ये कंडीशनल स्टिमुलस आता हुआ दिखेगा ना, दहेज आता हुआ दिखेगा उसे कंडीशनल स्टिमुलस, तो वो एक अपना कंडीशनल रिस्पॉन्स दे देगा कि हाँ जी मेरे को शादी करनी है, मेरी तरफ से तो हाँ जी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये आर्टिफिशियल हो गया। और नेचुरल में क्या आ सकता है? नेचुरल में ये आ सकता है कि जी आपको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं, आप दोनों एक दूसरे को एक अच्छा इंसान समझते हो, एक दूसरे को समझते हो, तो बस इसलिए साथ रहना चाहते हो। तो यहाँ पर आ गया अनकंडीशनल, यानी यहाँ इस केस में आपका अनकंडीशनल लव है, नेचुरल है वो। चलिए ये तो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी। आगे हम पढ़ते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। इवान पावलोव ने कि क्लासिकल थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग का जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। इवान पावलोव क्या थे? ये एक बायोलॉजिस्ट थे और ये एनिमल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर एक रिसर्च कर रहे थे। उस रिसर्च के रिगार्डिंग इन्होंने एक डॉग को अपनी लैब में पकड़ के रखा हुआ था। एक कुत्ता पकड़ लिया इन्होंने और उसको अपनी लैब में रख लिया। उस कुत्ते के बेचारे गले की सर्जरी करी और एक नली घुसेड़ दी उसके गले में। अब उसका कुत्ते के मुंह से जब भी लार निकलती थी तो उस लार को उस नली, उस ट्यूब के सहारे वो एक बीकर में कलेक्ट करते रहते थे और उसमें अलग अलग फूड आइटम्स डाल के देखते थे कि कौन सा फूड आइटम कितनी जल्दी गल जाता है जस्ट इसकी लार के सहारे। वो उनका अपना एक्सपेरिमेंट था सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, उसमें ज़्यादा नहीं जाते हम। तो क्या होता था कि जब भी इवान पावलोव कुत्ते को खाना खिलाने लाते थे, मतलब कुत्ता तो ऐप में ही रहता था, उनका असिस्टेंट जब उसके कुत्ते को खाना खिलाने के लिए आता था तो जब वो दरवाजे से अंदर घुसता था तो एक बैल बजती थी, दरवाजे से टकरा कर एक बैल बजती थी। उस बैल की आवाज़ सुनता था कुत्ता और फिर थोड़ी देर में उसके सामने खाना आ जाता था। खाने को देख के कुत्ते के मुंह से लार टपक जाती थी। अब देखिए, समझिए इस बात को। हमने अभी नीचे पढ़ा था ना, 2 तरह के स्टिमुलस होते हैं और 2 तरह के रिस्पॉन्स होते हैं। वो चीज़ अब इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आएगी, ध्यान से देखिए। घंटी बजी, कुत्ते ने घंटी सुनी, खाना कुत्ते के सामने आ गया, खाने को कुत्ते ने देखा, खाने को देख के उसकी लार आने लगी, ठीक। फूड देखा उसने, फूड को देख के उसका सलाइवा आ गया। तो फूड क्या हो गया? उसका स्टिमुलस हो गया। और सलाइवा क्या होगा? उसका रिस्पॉन्स हो गया। भाई जानवर है, उसने खाना देखा, खाने को देख के उसमें लालच आ गया, मुंह से लार निकलने लगी। एकदम नेचुरल बात, कोई गलत बात नहीं भाई, एकदम अपनी नेचुरल प्रतिक्रिया कर रहा है बेचारा। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुत्ते को पकड़ के, भाई एक्सपेरिमेंट तो चल ही रहा था उस पर, तो ये काम रोज़ होता था। दिन में 1-2 बार खाना खिलाते थे उसको और जब जब खाना खिलाया जाता था तब तब दरवाज़ा खुलता था, घंटी बजती थी दरवाजे से टकरा कर और थोड़ी देर में खाना कुत्ते के सामने आ जाता था। एक बार क्या हुआ कि दरवाजे की घंटी बजी और उस दिन खाना नहीं आया। बाय चांस की बात है, खाना नहीं आ पाया उस दिन, मतलब उस टाइम के लिए खाना नहीं आ पाया। तब भी क्या हुआ, सिर्फ घंटी की आवाज़ सुनते ही खाना देखो गायब है, ऊपर प्रेजेंट है और नीचे गायब है खाना। तो घंटी की आवाज़ सुनते ही कुत्ते के मुंह से लार आने लगी, सलाइवा आने लगा। मतलब पहले क्या था, फूड स्टिमुलस था कुत्ते का और सलाइवा उसका रिस्पॉन्स था, नेचुरल। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुत्ते ने सिर्फ बैल की आवाज़ सुनी, बैल स्टिमुलस बन गया और सलाइवा अपना जो नेचुरल रिस्पॉन्स है वो दे दिया। यानी कुत्ते ने जो उसका नेचुरल स्टिमुलस था, फूड खाना जो उसका नेचुरल स्टिमुलस था, ठीक है, उसको उसने बैल से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, बैल के साथ लिंक कर लिया, बैल के साथ एसोसिएट कर लिया, उसने उस चीज़ को जोड़ लिया उसने घंटी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गई, बैल उसका एक स्टिमुलस बन गई, खाने की बजाय बैल उसका स्टिमुलस बन गई। ऐसा नहीं कि कुत्ता अब खाना देखेगा तो खाने को देखकर उसकी लार नहीं आएगी, खाने को देख के भी उसकी लार आएगी। भाई खाना तो खाना है उसका, मगर खाने के साथ साथ घंटी से तो कोई मतलब ही नहीं है। घंटी को देख के किसकी लार आती है भाई? घंटी को देख के किसी की लार आ सकती है? मगर कुत्ते ने घंटी को एसोसिएट कर लिया खाने के साथ कि भाई जब जब घंटी बजती तब तक थोड़ी देर के अंदर मेरे पास खाना आ जाता है। तो कुत्ते की बॉडी, कुत्ते का माइंड उस तरह से रिएक्ट करने लगा, ठीक है। कुत्ते को उस चीज़ की आदत पड़ गई कि बस घंटी बज गई, थोड़ी देर में खाना आने वाला है और उसकी लार बहना शुरू हो गई। यानी बैल उसका क्या बन गया, आर्टिफिशियल स्टिमुलस बन गया। एक कंडीशन आ गई वहाँ पर कि भाई घंटी बजी है यानी खाना आने वाला है, और उसने अपना नेचुरल रिस्पॉन्स दे दिया, सलाइवा आने लगा। दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग, इसे कंडीशनिंग कहते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं,
थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, और यही है कंडीशनिंग। दिस इज कॉल्ड कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का मतलब होता है आदत। कुत्ते को आदत लग गई। किसकी आदत लग गई? कि घंटी बजी है, थोड़ी देर में खाना आने वाला है। ठीक है, खाने को उसने घंटी के साथ एसोसिएट कर लिया, खाने को उसने बेल के साथ जोड़ लिया। ये था किसका? इवान पावलो का एक्सपेरिमेंट। समझ में आया आपको? मतलब फूड जो उसका, कुत्ते का जो नेचुरल नेचुरल जो उसका स्टिमुलस है, जो नेचुरल स्टिमुलस है, जो नेचुरल उसका उद्दीपक है, प्राकृतिक उद्दीपक है, उसको उसने घंटी के साथ रिप्लेस कर दिया। मतलब रिप्लेस नहीं, अटैच कर दिया, जोड़ लिया घंटी के साथ उसने। चलिए, ये था बस इवान पावलो का एक्सपेरिमेंट। और यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं टाइप ऑफ एस, टाइप ऑफ आर। तो अब यहाँ पर मैं आपसे पूछता हूँ, कुछ क्वेश्चंस पुटअप करता हूँ। ठीक है, घंटी जो है, ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इवान पावलो के एक्सपेरिमेंट में जो घंटी है वो क्या है? वो एक कंडीशनल स्टिमुलस है, CS। घंटी जो है वो स्टिमुलस तो है, मगर वो आगे चल के क्या बन जाती है? वो एक कंडीशनल स्टिमुलस बन जाती है। इवान पावलो के एक्सपेरिमेंट में स्टार्टिंग में घंटी एक स्टिमुलस होती है, जस्ट स्टिमुलस होती है, मगर आगे चल के वो कंडीशनल स्टिमुलस बन जाती है। ठीक, कंडीशनल स्टिमुलस। नेक्स्ट, जो इवान पावलोव का जो वो है एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर फूड, जो कुत्ते को खाना दिया जाता है, वो क्या है? ये तो बिना सोचे आप बता सकते हो। भाई फूड तो एक स्टिमुलस है ही, हमेशा स्टिमुलस रहेगा फूड। और किस तरह का स्टिमुलस है? अनकंडीशनल स्टिमुलस है। खाने को देखकर लार आना कोई आर्टिफिशियल बात नहीं है, ये इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। जानवर के साथ होगा ही होगा, खाने को देख के लार आना इज ए नेचुरल प्रोसेस फॉर अ डॉग। फिर सलाइवा फ्रॉम बेल, कुत्ते को बेल की आवाज़ सुनकर सलाइवा आने लगा। बेल की आवाज़, घंटी की आवाज़ सुन के कुत्ते को लार आने लगी। तो ये क्या है? ये एक रिस्पॉन्स है उसका। ठीक है, उसने घंटी की आवाज़ सुनी और उसकी लार आने लगी। ये क्या हुआ? ये उसकी प्रतिक्रिया हुई, ये उसका रिस्पॉन्स हुआ। मगर किस तरह का रिस्पॉन्स है? कंडीशनल रिस्पॉन्स है। इट्स अ कंडीशनल रिस्पॉन्स। भाई घंटी की आवाज़ सुन के लार आना, इट्स नॉट अ नेचुरल थिंग। कहीं ना कहीं पे उसकी कंडीशनिंग हुई है, कहीं ना कहीं उसने घंटी को खाने के साथ एसोसिएट करा है, खाने के साथ जोड़ा है कि घंटी बजेगी तो खाना आएगा। तो घंटी की आवाज़ सुन के लार आना इज़ अ कंडीशनल रिस्पॉन्स। इट्स अ रिस्पॉन्स बट इट्स अ कंडीशनल रिस्पॉन्स, शर्त के साथ है। ठीक है, अगर घंटी की आवाज़ बजती, मान लो घंटी के बाद 10-12 दिन तक ऐसे चलता कि भाई घंटी बजती है और खाना नहीं आता, घंटी बजती है और खाना नहीं आता, तो क्या करेगा? धीरे 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 कुत्ते कुत्ते की जो हैबिट पड़ी थी, जो कंडीशनिंग हुई थी कि भाई घंटी बजेगी तो खाना आएगा, घंटी बजेगी तो खाना आएगा, धीरे धीरे। और फिर हमने क्या करा कि 10-12 दिन लगातार ऐसा करा कि घंटी बजी और खाना नहीं आया, घंटी बजी और खाना नहीं आया, तो कंडीशनिंग खत्म हो गई। जो कंडीशनिंग करी थी वो कंडीशनिंग खत्म हो गई। फिर अगली बार जब घंटी बजेगी तो कुत्ते के मुंह से लार नहीं आएगी। ठीक है, मतलब खाना और घंटी के बीच में जो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सलाइवा फ्रॉम फूड। सलाइवा फूड को देख के अगर सलाइवा आता है, सलाइवा फ्रॉम फूड, खाने को देख के अगर सलाइवा आता है, तो वो क्या है? एक रिस्पॉन्स है। किस तरह का रिस्पॉन्स है? अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। खाने को देख के अगर सलाइवा आ रहा है तो वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। बस इसके ऊपर इसी तरह के बेस्ड के क्वेश्चन आ सकते थे। ये तो जस्ट स्ट्रिक्टली मैंने आपको एक्सपेरिमेंट के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे। आपसे एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब कोई भी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे दी, ठीक, कि कोई लड़की है, उसको आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज़ सुन के, बच्चे गर्मियों में घर के अंदर बंद हैं, बट आइसक्रीम वाला घंटी बजाते हुए जाता है, उसको सुन के सारे बच्चे घर के बाहर भागने लगते हैं आइसक्रीम खरीदने के लिए। तो वो किस तरह का स्टिमुलस हो गया? वो हो गया कंडीशनल स्टिमुलस। घंटी की आवाज़ को किससे रिलेट करा हुआ है बच्चों ने? आइसक्रीम वाले की घंटी की आवाज़ को बच्चों ने किसके साथ रिलेट करा हुआ है कि ये तो आइसक्रीम बेचता है, ये घंटी की आवाज़ आइसक्रीम वाले की है, इसके पास जाएंगे तो आइसक्रीम मिलेगी। समझ गए आप? ये एग्जाम्पल, मतलब इस तरह के एग्जाम्पल देख के आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है वो इवान पावलो वाले कुत्ते के रिगार्डिंग वही क्वेश्चन पूछे, वो आपको नेचुरल सेटिंग, कुछ भी आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि टाइप ऑफ एस और टाइप ऑफ आर आना आपको बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, शादी, ब्याह इस तरह के एग्जाम्पल दिए, ताकि आप उसको नेचुरल सेटिंग से अपना रिलेट कर पाओ। नेक्स्ट है जेबी वॉटसन का एक्सपेरिमेंट। जेबी वॉटसन ने भी क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। जेबी वॉटसन के एक्सपेरिमेंट का नाम है वाइट रैबिट।
क्योंकि इन्होंने इसके लिए एक रैबिट का यूज़ किया था, इसलिए जेबी वॉटसन के एक्सपेरिमेंट का नाम है वाइट रैबिट। और कहते हैं कि इन्होंने अपने बेटे एल्बर्ट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। कहते हैं कि जेबी वॉटसन ने अपने बेटे एल्बर्ट के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था, जो कि मिथ है, ये एकदम गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एल्बर्ट उनका बेटा नहीं था। ठीक। तो एक्सपेरिमेंट क्या था कि एल्बर्ट के सामने वो एक खरगोश को रखते थे। एल्बर्ट एक छोटा सा बच्चा था, 1-1.5 साल का बच्चा होगा, उसके सामने वो एक खरगोश को रखते थे। तो बच्चा खरगोश को देख के उसकी तरफ आकर्षित होता है, उसके पास जाता है, उसके साथ जैसे ही खेलना चाहता है, उसको जैसे ही छूता है, तभी वो उसके पीछे से बहुत डरावना सा म्यूज़िक बजाते थे, एकदम हाई पिच हाई वॉल्यूम में डरावना म्यूज़िक। और एक छोटा बच्चा अचानक से तेज़ आवाज़ सुन के डर जाता था। और ऐसा उन्होंने कई बार करा उसके साथ, एल्बर्ट के साथ उन्होंने कई बार करा। जब जब वो उस बच्चा उस खरगोश के साथ खेलने जाता था, तब तब वो एक डरावना म्यूज़िक बजाते थे। तो फिर एल्बर्ट के बाल मन में किस तरह के रिस्पॉन्स हुए? एल्बर्ट ने उस डरावनी चीज़ को, उस डरावनी आवाज़ को उस रैबिट के साथ एसोसिएट कर लिया। एल्बर्ट ने सोचा कि जब भी मैं ये खरगोश की कोई खतरनाक सा जानवर है, जब भी मैं इसको छूता हूँ या जिसके पास खेलने की कोशिश करता हूँ, तब ये डरावनी चीज़ बचती है, ये डरावनी चीज़ आ जाती है कहीं से। तो उसके मन में उस खरगोश को लेके भय उत्पन्न हो गया, खरगोश को लेके एल्बर्ट डरने लगा, एक फियर साइकोसिस उसके मन में डेवलप हो गया रिलेटेड टू दैट रैबिट। ठीक है। बाद में जेबी वॉटसन ने उस धीरे धीरे एल्बर्ट के ऊपर फिर से एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे और उसके मन से वो रैबिट के लिए डर निकाल भी दिया उन्होंने आफ्टर सम टाइम। ठीक है। उन्होंने इसका रिवर्स एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा। क्या करा कि किसी और बच्चे को एल्बर्ट के सामने उस रैबिट को छूने दिया, और तब एक उन्होंने बड़ा ही सुहावना म्यूज़िक बजाया। जब उस बच्चा उस एल्बर्ट के पास गया, तब उन्होंने बड़ा ही सुहावना म्यूज़िक बजाया, या फिर वो डरावना म्यूज़िक नहीं बजाया। ठीक है। मगर एल्बर्ट के मन में तो डर स्थापित हो चुका था। तो धीरे धीरे फिर एल्बर्ट ने भी एक कुछ टाइम बाद उस रैबिट को टच किया, उसके साथ खेला वो, और डरावना म्यूज़िक नहीं बजा। तो धीरे धीरे जो फियर आर्टिफिशियली जेबी वॉटसन ने एल्बर्ट के मन में डाला था, उसी को उन्होंने आर्टिफिशियली निकाल भी दिया। इस चीज़ में टाइम लगा। ठीक है। ये 1-2 दिन की बात नहीं है, इस चीज़ में टाइम लगा। और इस एक्सपेरिमेंट का एक एडवर्स इफेक्ट ये हुआ कि जो ये बच्चा था एल्बर्ट, ये बड़ा ही डरपोक और कमज़ोर बच्चा बना आगे चल के। और इतना मतलब इसकी साइकोलॉजी इतनी बिगड़ गई थी, बच्चे की मेंटल कंडीशन इतनी बिगड़ गई थी कि आगे इसकी जल्दी ही डेथ हो जाती है, मतलब एडोलसेंस की उम्र में आने से पहले इसकी मौत हो जाती है। ठीक है। मगर ये जेबी वॉटसन का बेटा नहीं था। वन इमोशन कैन बी, तो जेबी वॉटसन ने इस थ्योरी से कंक्लूजन निकाला, जो एक्सपेरिमेंट करा था उन्होंने वाइट रैबिट एक्सपेरिमेंट, इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला, वन इमोशन कैन बी चेंज्ड इनटू अनदर इमोशन। एक इमोशन को दूसरे इमोशन के अंदर चेंज किया जा सकता है। ठीक है। मतलब क्या करा उन्होंने? सबसे पहले भाई उस रैबिट को लेके एल्बर्ट के मन में डर स्थापित किया, फिर बाद में उस एक्सपेरिमेंट का उल्टा करके उन्होंने उसके मन से डर निकाला। तो उन्होंने कहा वन इमोशन कैन बी चेंज इनटू अनदर इमोशन। किसी एक इमोशन को, किसी एक संवेग को दूसरे संवेग में बदला जा सकता है। उन्होंने कहा गिव मी 1 डज़न चिल्ड्रन। ये जेबी वॉटसन का बड़ा फेमस कोट है कि गिव मी 1 डज़न चिल्ड्रन एंड आई विल मेक देम डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, थीफ, वट एवर यू लाइक। वो कहते हैं मेरे को 1 दर्जन बच्चे दो और मैं उनको चोर, डाकू, डॉक्टर, इंजीनियर, आपका सर्जन, पॉलिटिशियन, जो चाहोगे वो बना दूंगा। ठीक है। ये वाला वन लाइनर है, बहुत फेमस है। थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग के एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस देखते हैं। क्या है ये? हेल्पफुल इन टीचिंग लैंग्वेज। क्लासिकल कंडीशनिंग हेल्पफुल इन टीचिंग लैंग्वेज, हम इसका यूज़ भी करते हैं डे टू डे में। देखिए इसका, अब बच्चे को हम सिखाते हैं ए फॉर एप्पल। अब बच्चा ए को नहीं जानता, बच्चा एप्पल को जानता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? हम बच्चे को ए को एज अ स्टिमुलस यूज़ करते हैं, ए को एसोसिएट करा देते हैं एप्पल के साथ। ए फॉर एप्पल, मतलब बच्चा जब नेक्स्ट टाइम आप इतने बड़े हो गए, ठीक है, बचपन से आप ए फॉर एप्पल पढ़ रहे हो, आप 28-30 साल के हो गए, अब अभी भी अगर कोई आपसे पूछेगा ए फॉर, तो बहुत कम लोग होंगे जो बोलेंगे ए फॉर एरोप्लेन, बहुत कम होंगे, ज़्यादातर बोलेंगे ए फॉर एप्पल। ठीक है। ए फॉर अलादीन बहुत कम लोग बोलेंगे, ज़्यादातर लोग ए फॉर एप्पल ही बोलेंगे। तो क्या हो गया? आपने ए को एसोसिएट कर लिया एप्पल के साथ, ये कंडीशनिंग हो रखी है आपकी। ठीक है।
तो ये क्या होता है, ए को सुन के आपके मन में आता है एप्पल, ये है आपका कंडीशनल रिस्पॉन्स। तो इट्स हेल्पफुल इन टीचिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज को सिखाने में बड़ी हेल्पफुल है ये थ्योरी। हेल्पफुल इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स, गुड हैबिट्स को डेवलप करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। क्यों? जो देखो आपने सर्कस के से शेर वगैरह देखे होंगे, सर्कस के जानवर देखे होंगे, वो क्यों बात मानते हैं? अपने जो भी मास्टर या ट्रेनर होता है उसकी बात क्यों मानते हैं? क्योंकि वो उसको ट्रेन ही इसी तरह से करते हैं उस जानवर को, ठीक है। उसके पैरों पर कोड़े लगाते रहते हैं जब तक वो जो पोज उससे चाहते हैं वो दिखाई नहीं देता उनको करके। आगे वाले जब तक दोनों पैर हाथी उठा नहीं लेगा तब तक उसको जो सिखाने वाला ट्रेनर है उसके पैर पर मारता ही रहेगा चाबुक से। दर्द के मारे वो एक बार उठा लेगा, और एक बार उठा लेगा अपने पैरों को, तब उसको क्या देगा, तब तो उसको खाने के लिए केला दे देगा या संतरा दे देगा। तब वो हाथी समझ जाएगा भाई कि मैं नीचे था तो डंडे पड़ रहे थे, अब इसने जैसा कहा मैंने इसकी बात मान ली तो मेरे को खाने को कुछ अच्छा मिल गया, ठीक है। तो आपने वो सुना होगा ना, इंग्लिश की एक ईडियम है, कैरेट है और कौन सी कुछ है, छड़ी और कैरेट वाली पॉलिसी। छड़ी और कैरेट वाली पॉलिसी जो है वो आपने सुनी होगी कि अगर आप मन चाहा काम करोगे तो आपको कैरेट देंगे, कैरेट एंड स्टिक वाली पॉलिसी। और अगर आप उनका क्या नाम है, उनके काम के मन चाहे काम के विरुद्ध करोगे, उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करोगे तो आपको स्टिक मिलेगी। तो हेल्पफुल इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स, ये वाला देखो, इस तरह की बातें हम अपनी क्लास के बच्चों के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। हम उनको स्टिमुलस दे सकते हैं, कौन सा वाला, सारे पॉजिटिव स्टिमुलस दे सकते हैं, मगर पनिशमेंट वाले स्टिमुलस नहीं दे सकते हैं। ये बस मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इस थ्योरी का हम यूज़ कैसे कैसे कर सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग का। हेल्पफुल इन रिमूविंग फियर, इस थ्योरी का यूज़ हम डर को हटाने में भी कर सकते हैं, रिमूविंग फियर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैथ्स है, बच्चे को मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स इज़ अ अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। मतलब मैथ्स को देख के बच्चे को डर लगता है, मैथ्स को देख के बच्चे को डर लगता है, तो वो एक तरह से उसका अनकंडीशनल स्टिमुलस है भाई, नेचुरली डर लग रहा है, उसको समझ में आ ही नहीं रहा। मगर टीचर ने क्या करा, टीचर ने टीचिंग एड्स यूज़ करी, मैथ्स को इंटरेस्टिंग बनाया, उसने ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करी, उसने कॉन्क्रीट आइटम्स यूज़ करे मैथ्स को पढ़ाने के लिए। उसको देख के मतलब टीचिंग एड क्या हो गई, एक कंडीशन स्टिमुलस हो गया, एक कंडीशन स्टिमुलस हो गया भाई। वो आर्टिफिशियली मैंने मैथ्स में लेके आया ना मैं, तो उसको देख के बच्चे का जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ मैथ्स के अंदर, उन टीचिंग एड्स को देख के बच्चे का जो इंटरेस्ट मैथ्स के अंदर क्रिएट हुआ वो हो गया उसका रिस्पॉन्स, ठीक है। हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट, ये हेल्पफुल है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए। क्यों हेल्पफुल है? क्योंकि आपके जेबी वॉटसन ने खुद कहा था कि भाई मेरे को कोई भी बच्चे दे दो और मैं इनको डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, डाकू, डकैत, आईएएस ऑफिसर जो चाहोगे वो बना दूंगा। तो जब जेबी वॉटसन इतने कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं इस थ्योरी के बेस पर, तो आपको भी समझ जाना चाहिए कि दिस थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ हेल्पफुल इन डेवलपिंग इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट। बच्चे का इंटरेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में डेवलप कर सकती है थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। हम इसको मॉडर्न एजुकेशन में इतना यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि हम बच्चे को डरा धमका के, पीट के, डांट के नहीं बढ़ाते हैं आज के टाइम पर, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी, अच्छा हाँ, ये एक अलग से वन लाइनर आ गया, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी ये साइकोलॉजी की पहली पुस्तक है, साइकोलॉजी की पहली पुस्तक। फर्स्ट बुक ऑफ साइकोलॉजी का नाम क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। दिस बुक वॉज रिटन बाय विलियम जेम्स। विलियम जेम्स कौन है? फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने साइकोलॉजी की पहली किताब लिखी थी दुनिया में, ठीक है। उसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। देखो दो आदमी हैं, एक है विलियम जेम्स, एक है विलियम वुंट। विलियम वुंट थे फादर ऑफ साइकोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। विलियम वुंट इज़ फादर ऑफ साइकोलॉजी ऑल ओवर द वर्ल्ड। विलियम जेम्स इज़ फादर ऑफ साइकोलॉजी इन अमेरिका। विलियम वुंट ने भी कुछ काम करा था साइकोलॉजी के सबसे पहले। उन्होंने दुनिया में साइकोलॉजी की सबसे पहली लैब बनाई थी, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, ठीक है। वो विलियम वुंट ने करा था, फादर ऑफ साइकोलॉजी ने। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी विलियम जेम्स ने क्या करा? उन्होंने साइकोलॉजी की पहली बुक लिखी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी।